के कड़े संघर्षों में हम कई बार लड़ते हैं और कई बार हारे हैं। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हम बेसहारे हैं। इसलिए मेरे स्टूडेंट साथियों, मुझे आपसे कहना है, क्यों उदास बैठे हो? अभी तुम्हें बहुत दूर चलना है। हम यहाँ रुक नहीं सकते, हमें आगे निकलना है। फिलहाल जी हाँ साथियों, हमें आगे निकलना ही होगा और अपने लड़ाई को कभी विराम नहीं देना है साथियों। फिलहाल एक नया एपिसोड आपका स्वागत अभिनंदन कर रहा है। गुलाम वंश पार्ट 4 एपिसोड है ये बयां करने के लिए हमारे साथ आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। गुलाम वंश एपिसोड में आप लगातार अनवरत रूप से इस कहानी को जोड़ करके देख पा रहे होंगे। रजिया गुंडों में फंस गई। जी हाँ साथियों, जहां हमने आपको छोड़ा था, रजिया गुंडों में फंस गई थी और गुंडों ने उसे मार दिया। जहां बहराम शाह ने शासन सत्ता की बागडोर संभाली, जिस वंश की शुरुआत हमने कुतुबुद्दीन ऐबक से कर डाली, वही कुतुबुद्दीन ऐबक जो कभी मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ करता था, वही कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने इल्तुतमिश को गुलाम बनाया था, वही इल्तुतमिश जिसने बलबन को गुलाम बनाया था। तो गुलामों की कहानी है, इसलिए इस कंटेंट का नाम ही है गुलाम वंश। इसलिए इस कंटेंट को बहुत ही प्यारे लहजे से पुकारा जाता है गुलाम वंश। जी हाँ साथियों, तो गुलाम वंश क्यों? इसका कारण है क्योंकि अच्छे अच्छे जो सल्तनत में सत्ताधारी बन के शासन किए हैं, वो कहीं ना कहीं किसी के गुलाम रहे हैं, इसलिए इसका नाम गुलाम वंश था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह आता है और कुतुबी वंश वहीं से चला जाता है। गुलाम वंश को हमने एपिसोड 1 में क्रमशः 3 महत्वपूर्ण पार्टों में विभाजित करके दिखाया था। पहला कुतुबी, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जाना गया और वो आराम शाह पे आकर खत्म हो जाता है। इसके बाद इल्तुतमिश, जिसने शमसी वंश की स्थापना की, अर्थात चलेगा गुलाम वंश, लेकिन गुलाम वंश के अकॉर्डिंग हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि इस वंश के भी 3 पार्ट बने साथियों। फिलहाल आज की जो कहानी है स्पेशल है नासिरुद्दीन महमूद के लिए। तो रजिया के जाने के बाद बहराम शाह शासन संभालता है। इसके बाद अलाउद्दीन महमूद मात्र 2 वर्षों के छोटे से कार्यकाल के लिए एक शासन सत्ता की बागडोर संभालता है। फिलहाल जहां हम अलाउद्दीन महमूद की बात कर रहे हैं, वो बहुत ही खास उसका इतिहास में परिचय नहीं रहा है और ना ही इतिहास उसके बारे में बहुत कुछ कहता है, लेकिन हमें जानने के लिए जरूरी इस वजह से है, ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम अपने एग्जाम में जब भी पार्टिसिपेट करेंगे तो हम नासिरुद्दीन महमूद के पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती राजा की बात कर सकते हैं आपसे। इसलिए आप जानकारी के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ा सहेज के रखे साथियों। जैसे हमने कहा आपसे ऐबक, ऐबक के बाद हमने कहा आराम शाह आता है। आराम शाह शासन संभालता है और आराम शाह के बाद अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश जिसने काफ़ी लंबा कार्यकाल चलाया था। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन आते हैं, रुकनुद्दीन, और रुकनुद्दीन के बाद साथियों रजिया आ गई, पहली महिला सुल्तान। रजिया के बाद आप ध्यान दीजिए तो बहराम शाह आते हैं जो रजिया को गुंडों में फंसवाते हैं और मरवा देते हैं, तो बहराम शाह आ जाए। इसके बाद अलाउद्दीन महमूद आता है और अलाउद्दीन महमूद के छोटे से कार्यकाल के बाद आपके स्क्रीन पर सजा हुआ है नासिरुद्दीन महमूद का कार्यकाल 1246 से लगाकर 1265 तक। जी हाँ साथियों, ये इतना जो वंश, ये दोनों लोगों का मिलाकर के कहा जाता है कुतुबी वंश, और यहीं से जाना जाता है शमसी वंश। और शमसी वंश अगर ध्यान दें तो इल्तुतमिश ने चलाया है और नासिरुद्दीन महमूद पर आकर ये शमसी वंश खत्म होगा। इसके बाद बलबनी लगेगा, अर्थात कहने का मतलब बलबन यहीं से अपना लेखा जोखा बनाएगा। तो एक बात समझ में हमें आ जाती है छोटी छोटी, इस जिस कहानी को हम काफ़ी लंबे अरसे से ले रहे हैं, इस कहानी में बड़ा दम है। देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस तरीके से अपनी क्रियान्वयन यानी अपने इस महत्वपूर्ण कार्यदायित्व का संचालन किया है। ये जानने के बाद, इस रूपरेखा को समझने के बाद हमें ये बात समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती, ना हेजिटेशन हो रहा है हमें ये सोच करके कि वाकई में कितना बेहतर ढंग से इस पूरे कार्यकाल का समायोजन किया गया है। यही रजिया भी आई है और हमें पता हमारे एग्जामिनर महोदय कितनी बार इन प्रश्नों से मुखातिब हुए हैं। तो नासिरुद्दीन महमूद जहां 1246 ईस्वी में गद्दी संभालेगा, कहानी यहां से सुनिएगा दोस्तों। ये बहुत ही सज्जन था, इतिहास गवाह है और इतिहास इसके बारे में प्रमाण देता है। ये बहुत ही सज्जन व्यक्ति था, बहुत ही सज्जन। ये राजपाट में बहुत ही ज़्यादा मतलब नहीं रखता था, वाकई में ये धर्म को मानने वाला था, ये धर्म से डरता था और वो उस धर्म, इसीलिए से धर्म भीरू भी कहते हैं, धर्म भीरू।
क्योंकि ये धर्म से डरता था। इसके दिलो दिमाग पर केवल धर्म छाया हुआ था। ये चाहता था मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा, और ना ही इसके अंदर ये लालसा थी कि मैं राजा बनूंगा। ये पहला ऐसा शासक है जिसका नाम वही है जो इसके पिता का है। इसके पिता का नाम भी नासिरुद्दीन महमूद है, इसका भी नाम नासिरुद्दीन महमूद है। अद्भुत है ना साथियों। इल्तुतमिश का ये पोता है, इल्तुतमिश का ये पोता है। तो नासिरुद्दीन महमूद जो कि एक सज्जन व्यक्तित्व का धनी है, बहुत ही आरामदायक अवस्था में अपने आप को रखना चाहता है, धर्म को मानने वाला है, किसी की पीड़ा इससे देखी नहीं जाती है। अतः ये सिंहासन नहीं संभालना चाहता था। इसे लगता था कि ये सब सारी चीज़ें बकवास है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं अपने धर्म से कहीं ना कहीं हट जाऊंगा। इसे ऐसा महसूस होता था। तो 40 दल यानी 40 संगठनों का एक दल हुआ करता था, जिसे तुर्कीय चहलगानी कहते थे, जिसे इल्तुतमिश ने बनाया हुआ था। अब आप सोचिए, उस संगठन में अमीर तुर्क थे जिनकी तूती बोलती थी, जिनका बोलबाला हुआ करता था उस समय। अब उनको भी क्या पड़ी है कि कोई राजा बने ना बने। जब उन्हें लगा कि अब इनकी पीढ़ी में कोई है नहीं दमदार, तो क्यों ना हम ही में से कोई बन जाए। अब ये एक सभा का आयोजन करते हैं। 40 जो उस दल में लोग थे, ये लोग एक सभा बुलाते हैं, और इस सभा की भनक नासिरुद्दीन महमूद के पास पहुंच जाती है। नासिरुद्दीन महमूद जब इस सूचना को पाता है तो इसे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ मैं गलत करने वाला हूं अपनी प्रजा के साथ। अगर उनमें से कोई राजा बन गया और वो कट्टर निकला तो हमारी प्रजा को बहुत सताएगा। दयालु था ये, मैंने पहले बात बताया आपसे। अतः ये इसको पता था कि अगर मैं सत्ता संभालूंगा तो कहीं ना कहीं अपनी प्रजा का थोड़ा सा तो देख रेख कर ही सकता हूं, ऐसा सोचा इसने। और ये अब वहां से चलता है, लेकिन इसे रास्ते में ही किसी मुखबिर ने इसे बताया कि अगर आप सामने से गए तो पक्की बात है आप मारे जाओगे। नासिरुद्दीन महमूद को अब पूरी चाल समझ में आ जाती है। अतः ये एक साड़ी पहनता है। देखना, पहला ऐसा शासक है जो कहीं से चल करके दिल्ली सल्तनत की राजसभा में, राज दरबार में साड़ी पहन के आता है। कभी पूछा जाए ये प्रश्न, कौन सा ऐसा शासक था जो साड़ी पहन के यानी स्त्री वेशभूषा में आया था, तो स्त्री वेशभूषा में आने का काम किया था नासिरुद्दीन महमूद ने दिल्ली के दरबार में। दिल्ली के दरबार में एक महिला के पोशाक में नासिरुद्दीन महमूद की गजब एंट्री होती है। पूरा दल सन्न हो जाता है। जो एक राजा की बात कर रहे थे, एक अपने मन में ये संयोजन बनाकर कि हम इसे सिंहासन दे देंगे, तो ये सारी बातें मिथक हो जाती हैं। नासिरुद्दीन महमूद आता है और कहता है कि हम हैं जिंदा, हम अभी जिंदा हैं। नासिरुद्दीन महमूद को सिंहासन देना पड़ता है, परंतु ये बहुत ही सजीदे किस्म का व्यक्ति था, इसलिए इन तुर्क चाहलगानियों को कोई दिक्कत नहीं हुई इसे राजा बनाने में। उन्होंने बना ही दिया, कहा जाने तो कोई बात नहीं, इसे देख लेंगे। और वही हुआ। ये ऐसा राजा था कि कहा जाता है कि ये अपने रोजमर्रा यानी अपने जीवन यापन के लिए राजा होने के बाद भी प्रजा का पैसा नहीं खाता था। अद्भुत बात है ये साथियों, प्रजा का पैसा नहीं खाता था। इसकी कहानी बड़ी मशहूर है। ये टोपी सिलता था और इसकी हैंड राइटिंग बड़ी प्यारी थी, यानी इसकी लिखावट बड़ी अच्छी थी। अतः ये कुरान की आयतों को लिखता और बाजार में बेचता था। इससे होने वाली आमदनी से ये अपने घर का खर्चा चलाता था। अद्भुत है साथियों। कहा जाता है इसकी पत्नी जो कि बलबन की पुत्री थी, बलबन ने अपनी पुत्री की शादी, कहानी अभी समझिएगा। इसकी पत्नी ने एक बार कहा कि घर में नौकर चाकर तो रख दो, आप राजा महाराजा हो, मुझसे कितना काम कराओगे। नासिरुद्दीन महमूद कहता है कि मैं प्रजा की सेवा नहीं लूंगा, और मैं प्रजा का दिया हुआ पैसा खाऊंगा। मैं भले ही राजा हूं। सोचो ऐसा कोई राजा हो सकता है क्या? पता नहीं कैसे इस तरीके के देखिए इंसान हुआ करते थे। टोपी सिलता है और फिर अपने जीवन यापन के लिए आयतों को बेचता है, यानी कुरान की आयतों को लिखता है अपने हैंड राइटिंग से और फिर उन्हें बेचता है मार्केट में, और उससे जो इसे आमदनी होती थी उससे अपने जीवन का निर्वहन करता था। साथियों, एक ऐसा शासक देखिए। अब होता क्या, इसके इस उदारता का फायदा उठाकर जो तुर्क चहलगानी थे साथियों, तुर्क चहलगानी यानी 40 दलों का जो संगठन था, 40 दलों का जो संगठन था, उनके ऊपर पूरी जिम्मेवारी आ जाती है। वो वही चाहते भी थे। अच्छा, सारा लेखा जोखा कौन करता है, सारा क्रियाकलाप अब किसके हाथ में?
तो ये सारा क्रियाकलाप अब इन्हीं 40 संगठनों के हाथ में, यानी 40 संगठन में जो शामिल 40 लोग हैं, इन्हीं के हाथ में ये पूरा समाज का लेखा जोखा। और इसमें एक व्यक्ति लीड करता है जिसका नाम होता है बलबन। बलबन लीड करता है किसको? तुर्क चहलगानियों के, यानी इन 40 में सबसे श्रेष्ठ कौन है? बलबन है। इसे नासिरुद्दीन महमूद ने उल्गू खां की उपाधि दी। उल्गू खां पूछा जा सकता है। और इसे नायाब की उपाधि भी दी। ये दोनों उपाधियां इसे किसने दी हैं? बलबन को मिली है उपाधियां, ये दी किसने है? नासिरुद्दीन महमूद ने। कहा ठीक है, आपका कार्य दायित्व बेहतर है, हमारे दादाजी ने आपको गुलाम बनाया था, यानी इल्तुतमिश, आप ये मान के चले इसको गुलाम बनाने का काम किया था बलबन को। कह रहा हमारे दादा ने आपको गुलाम बनाया था, कहीं ना कहीं आपके अंदर वो प्रतिभा है, वो कार्यदायित्व है जिसके कारण हम आपको इतने बड़े पद पर नवाज रहे हैं, आपको उल्गू खां की उपाधि दे रहे हैं, नायाब की उपाधि दे रहे हैं, यानी सुल्तान के बाद आपका ही नंबर है, यानी मेरे बाद अगर सम्मान का कोई हकदार है तो वो है आप। बलबन इन 40 लोगों का लीडर था, लीड करता था। तुर्क चहलगानी संगठन का लीडर कौन था? बलबन। जी हाँ साथियों, तो इसलिए तुर्कों में, यानी उन 40 में कहीं ना कहीं विवाद हुआ, आपस में मतभेद होना शुरू हुआ कि किस तरीके से ये बलबन आगे चला जा रहा है और एक दिन ये सुल्तान बन बैठेगा। इस वजह से उन लोगों ने षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र अच्छा खासा किया, और वो षड्यंत्र में सफल भी हुए। वो नासिरुद्दीन महमूद को बहला फुसला ले गए और बलबन को यहाँ से निकाल फेंके। बलबन को दूसरी जगह भेज दिया जाता है, बहराइच भेज दिया जाता है, दिल्ली, कुछ लोग बहराइच बताते हैं, कुछ लोग दिल्ली के ही पास किसी अन्य जगहों पर इसे भेज दिया जाता है राज्यपाल बनाकर। फिलहाल बलबन चुप नहीं बैठता है। बलबन को लगता है कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है, खतरा, हमने जो बनाया हुआ है, इतने दिनों से जो बीज बोया है, शायद हम काट नहीं पाएंगे। इसलिए इस उद्देश्य से ये काम करना शुरू करता, और इन 40 लोगों का जो दल था, इसमें से एक एक करके लोगों को मारना शुरू कर देता है बलबन, और धीरे 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 करके इन 39 लोगों को ये मार देता है। और 39 लोगों में भी सबसे ज्यादा चर्चा किसी का रहा है? तो रेहान का। जब इसे हटाया जाता है तो रेहान इसका लीडर बनता है, यानी रेहान नायाब हो जाता है। और ये देख करके बलबन और भी विचलित होता है कि इन लोगों का पूरा ये जो क्रियाकलाप है, इस काले चिट्ठे को मैं खोल के रहूंगा। उसने एक एक करके सबको मारा, और मारने के बाद अब देखना यहीं रुकता नहीं है, ये नासिरुद्दीन महमूद को भी पकड़ता है। कहता अब बहुत हो गया, इतनी हत्याएं हमने कर डाली हैं, तो अब आपको भी नहीं छोड़ेंगे। नासिरुद्दीन महमूद को भी ये पकड़ता है, बंदी बनाता है। इतिहासकार कई प्रमाण देते हैं, कुछ लोग कहते हैं जहर देके मार देता है, कुछ लोग कहते हैं हत्या कर देता है, जो भी रहा हो, लेकिन इतना है, बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को मारा है या तो मरवाया है, ये फिक्स है। यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद बलबन का इतिहास चलेगा साथियों। फिलहाल अभी कुछ बातें और हम आपको बताते चलें। एक मिनहाज उस सिराज थे, नासिरुद्दीन के दरबारी कवि थे। ये दरबारी कवि थे साथियों। ये सारे जो प्रमाण जो हम आपको दे रहे हैं, ये ऐसे ही मौखिक नहीं है, इनके साक्ष्य हैं, इनकी बातें की गई हैं इतिहास में। तबकात ए नासरी एक पुस्तक है इनकी साथियों, तबकात ए नासरी, याद रखिएगा, बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तबकात ए नासरी किसकी पुस्तक है? मिनहाज उस सिराज के। ये पूरी तरीके से नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित है। इसमें नासिरुद्दीन महमूद के उन तमाम क्रियाकलापों का जिक्र किया गया है। कहा जाता है, ये मिनहाज उस सिराज कहते हैं कि ये नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का सबसे सज्जन शासक था, सल्तनत का सबसे आदर्श शासक था, सबसे आदर्श शासक था। ये बात किसने बोली बताइएगा? दिल्ली सल्तनत का सबसे आदर्श शासक कौन है? नासिरुद्दीन महमूद है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। कौन कह रहा है? मिनहाज सिराज कह रहा है अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी के माध्यम से। और हमने आपसे कहा कि तबकात ए नासरी पूरी तरीके से समर्पित है किसके लिए दोस्तों? तो पूरी तरीके से समर्पित है नासिरुद्दीन महमूद के लिए। कहानी मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। इन तमाम बातों का लेखा जोखा हम आपको दे रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि हम जिस कहानी से अभी आपको रूबरू कराए हैं, एक धर्मभीरू से आपका सामना कराए हैं, एक ऐसे सज्जन व्यक्ति से आपको
आपको रूबरू कराए हैं जो वाकई में अपने जीवन यापन के लिए राजा होते हुए भी, यानी सुल्तान होते हुए भी टोपी सिलता है, कुरान की आयतें लिखता, उन्हें बाजार में बेचता, उससे होने वाली आमदनी से अपने जीवन का संचालन करता है। ऐसे लोगों के साथ भी इतिहास अच्छा नहीं करता, बुरा करता है। आप देख सकते हैं इतिहास क्या करता है ऐसे लोगों के साथ साथियों। 40 दलों का जो संगठन था, 40 लोगों का जो संगठन था, सॉरी साथियों, 40 लोगों का तुर्क-ए-चहलगानी एक संगठन है 40 लोगों का। इसमें बलबन लीडर है, बलबन लीड कर रहा है, बलबन से ईर्ष्या होती है, बलबन को भगाया जाता है, बलबन सबको बारी बारी से मारता है, फिर वो बलबन इस नासिरुद्दीन महमूद को भी नहीं छोड़ता है। और इतिहासकार इन तमाम प्रमाणों को छोड़ जाते हैं और हमारे एग्जामिनर महोदय के पास तमाम प्रकार के अब हथकंडे आ गए हैं और वो प्रश्न पूछेंगे आपसे। शमसी वंश का संस्थापक इल्तुतमिश, शमसी वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद, जिसकी कहानी से आप रूबरू हुए, वही नासिरुद्दीन महमूद है जिसने एक लंबा पीरियड, एक लंबा कार्यकाल दिया है दिल्ली सल्तनत को, लेकिन फिलहाल इसमें वो दम नहीं था, यानी वो अंदर से इस तरीके से कार्य करने वाला नहीं, राजा नहीं था। बहुत सीधा साधा सज्जन व्यक्ति था और पूरा काम किया है इन तुर्क चहलगानियों ने, इस संगठन ने पूरा लीड किया है, पूरा कार्यदायित्व संभाला है। बलबन ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस पूरे कार्यकाल में। और इसके बाद बलबन ही शासन सत्ता को संभालता है, क्योंकि बलबन को भूख लग चुकी थी, बलबन को वो स्वाद आ चुका था, क्योंकि बलबन लीड करता था, ये आराम फरमाता था, इसे बहुत कुछ मतलब नहीं था, बस इतना था कि आदेश मैं दूंगा। बलबन पूरा वो सल्तनत वाला काम कर रहा था। आपको बता दूं कि सुल्तान के लिए उस समय एक नगाड़ा हुआ करता था और एक छत्र हुआ करता था। सुल्तान जब निकलते तो नगाड़ा बजता था और छत्र उनके ऊपर रखा जाता था, एक व्यक्ति उसे लेकर के चलता था। नासिरुद्दीन महमूद ने इस बात से भी इनकार कर दिया। उसने कहा मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये बलबन के आवास के सामने लगाओ, यानी बलबन के द्वार के सामने लगाओ, बलबन जब निकले तब नगाड़ा बजाओ और तब छत्र सजाओ। बताओ कौन, ये राजा का स्वाद पहले से चख चुका था, इसलिए इसने नासिरुद्दीन महमूद को भी नहीं छोड़ा। सोचिए साथियों, जिसने सब कुछ समर्पित किया उसको बलबन ने मारा। बलबन बहुत ही खूंखार रहा और बलबन के बहुत ही कार्यदायित्व है और बलबन ने बहुत बड़ा इतिहास चलाया है साथियों। यहीं से देख सकते हो बलबन का इतिहास, और आगे मिलेगा अब पूरी तरीके से आपको बलबन का इतिहास। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, मुलाकात होगी नए एपिसोड में। शेयर करना मत भूलिएगा साथियों, पढ़ते रहिए, मत रहिए, खुशहाल रहिए। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।